वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इसकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स एमसीक्यू पर हम लोग बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न एमसीक्यू के रूप में शामिल किए जा सकते हैं आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे बिहार में बहुत से एग्ज़ाम अभी कोऑर्डिनेट होने वाला है, साथ में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, सभी स्टेट में, और साथ में वनडे एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सभी में जो जीएस का पार्ट होता है उसमें जो आने वाला समय में जो भी करंट के पार्ट होंगे उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो शामिल करता है उसी को ध्यान में रखकर प्रश्नों को शामिल किया गया है यहाँ आज के सीरीज़ में। तो जो भी अभी सबसे पहले चैनल को, जो भी नए स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हमारे पुराने व्यूअर हैं, लिसनर हैं, स्टूडेंट हैं, वो चैनल को शेयर भी किया कीजिए। चलिए, और इससे पहले युक्ति आईएएस पर आप लोग क्या प्रोवाइड कराया जाए उसे ज़रूर जानना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर जब भी आप आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस मेंस के जो भी टेस्ट है अवेलेबल रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। साथ ही साथ ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या यूपी, बिहार, एसआई, दरोगा के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, साथ एफसीआई, डीआरडीओ, आईबी, बहुत से एयरफोर्स इत्यादि जितने भी वनडे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी के टेस्ट यहाँ अवेलेबल आपको होंगे बहुत ही कम फी में। आपको यहाँ पर 199 में 500 टेस्ट अवेलेबल है, 39 में 2000 टेस्ट अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें यहाँ पर अपडेट की जाती है वो ऑथेंटिक सोर्स से की जाती है। तो आप लोग गूगल प्ले से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, युक्ति है इसका, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। साथ में कोई क्यूरी है तो दिए गए ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग हमारा टैगलाइन है, इसे ज़रूर ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये लूसेंट बूस्टर का सीरीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए यह लूसेंट बुक बहुत ही मानक बुक आप लोग यूज़ कर उसे मानकर आप लोग तैयारी करते हैं। उससे बहुत से प्रश्न टैली भी करता है। उसी को ध्यान में रखकर 600 प्रश्नों का एक सीरीज़ चलाया गया है जिसमें आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसका मात्र फ़ी रखा गया 199। तो ये दोनों ही मीडियम स्टूडेंटों के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, तो आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो चलिए, साथ ही ये बार कोड दिया गया है, इसे आप लोग स्कैन कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर के स्कैनर से आप लोग, या गूगल जो आप लोगों को प्रोवाइड कराता है स्कैनर, वहाँ से आप लोग स्कैन करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर बहुत सी चीज़ें आप लोग को पीडीएफ और भी चीज़ें दी जाती है। तो चलिए, आज का बिना समय लेट किए हुए, हम लोग समय को गवाए हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और प्रश्न पहला क्या है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है यह प्रश्न और उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में होता है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो देश का प्रथम राज्य बन गया है जिसके पास खुद का इंटरनेट सेवा है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन द फर्स्ट स्टेट, एंड प्रथम स्टेट कौन सा ऐसा है इन द कंट्री इंडिया में हैज ऑन इंटरनेट सर्विस, जो इसका अपना इंटरनेट सर्विस है और होगा, घोषणा कर दी गई है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। ऑप्शन डी में है आंध्र प्रदेश। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर, अगर अपडेट मोड में रहते हैं, ऑटो मोड में रहते हैं, तो आप लोग दे सकते हैं इसका आंसर, ताकि आप लोग की तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, आपको केरल इसका सही उत्तर होगा, जिसका खुद का इंटरनेट सेवा अब हो गया है। तो इसके लिए चलिए एक्सप्लेनेशन कुछ देख लेते हैं। जैसे एक्सप्लेनेशन के रूप में देखिए, केरल के मुख्यमंत्री जो हैं पी विजयन। तो पहले तो आप लोगों को केरल के मुख्यमंत्री भी याद रखनी चाहिए, बहुत से एग्जाम में ये सब प्रश्न आप लोगों को पूछता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग को याद रखना है ताकि जो भी एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम में ये सब प्रश्न छूटे नहीं। और ये सब बहुत ही माइनर प्रश्न क्वेश्चन होता है, जिससे गलती अगर आप कर देते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम से आप बाहर होने की प्रबल संभावना आप लोगों को बन जाती है। तो ये सब प्रश्न आप लोग गलत नहीं होना चाहिए। तो केरल ऐसा प्रथम राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा होगी। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है, अर्थात बीएसएनएल जो है उससे आपको, बीएसएनएल से जो हमारी सरकारी दूरसंचार कंपनी, उससे यह केरल फाइबर जो ऑप्टिकल नेटवर्क नाम से, जो लिमिटेड के नाम से, वो केरल स्टेट ने अपना एक इंटरनेट सेवा की कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जिसे लाइसेंस भी दे दिया गया। अब वो केरल ऐसा राज्य होगा जो
आप लोगों के लिए, जैसे केरल के स्टेट के जो भी नागरिक होगा उनके लिए हम फाइबर से सुविधा देगा, वहाँ पर इंटरनेट सेवा देगा। तो चलिए, साथ में आप लोगों को इसके साथ और भी कोऑर्डिनेट न्यूज़ याद रखनी चाहिए। जैसे केरल के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं राज्यपाल के रूप में। इनका जो भी वीडियो आता है एक एस्पिरेंट के रूप में आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए। किसी भी टॉपिक पर बेबाक राय कैसी होनी चाहिए, किस टॉपिक को कैसे प्रस्तुत करना है सामने जो भी आपके सामने बैठे हैं उनसे कैसे टू वे कम्युनिकेशन डेवलप करना है, इसके संबंध में अगर आरिफ मोहम्मद खान के आप वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पर बहुत सा वीडियो है, ज़रूर इनसे बहुत कुछ सीखने वाली बात है, तो आप लोग इसे सीख सकते हैं। साथ ही में देखिए, केरल से संबंधित या तो भारत के जो केरल राज्य है और उसके सीमावर्ती राज्य है, उससे बहुत से प्रश्न आपको यहाँ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे केरल आपको देखिए यहाँ पर है, केरल आपको सबसे लास्ट में केरल बॉर्डर है, जहाँ कन्याकुमारी केरल। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि और भी बेहतर तरीके से आप लोग देख सके। देखिए, केरल मालाबार तट यहाँ पर आपको प्रश्न पूछ सकता है। कर्नाटक और केरल के बीच का जो तट होता है मालाबार तट होता है, यह किस सागर में होता है? अरब सागर में होता है। यह किस पश्चिमी तट पर भी, यह भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। इसी प्रकार आपको जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान किसे कहते हैं? तो ये आपको गोवा कर्नाटक के बीच और केरल के कुछ क्षेत्रों में जो विस्तृत क्षेत्र है उसे पश्चिमी तट कहा जाता है। कोंकण तट किसे कहा जाता है? कहाँ पर स्थित है? तो ये दमन द्वीप और गोवा के बीच, महाराष्ट्र तथा गोवा के बीच जो क्षेत्र है कोंकण तट कहलाता है। काठवाड़ा तट, जो काठियावाड़ के तट है, वो गुजरात का जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है अरब सागर के क्षेत्र में, वो काठियावाड़ा। इससे अभी बहुत से प्रश्न इस टॉपिक से आपको कवर हो जाएंगे, इस स्लाइड से, इस फिगर से। जिसमें सह्याद्री पर्वत कहाँ पर है? तो ये प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो पश्चिमी घाट में। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? पूर्वी घाट में है। देखिए, पश्चिम बंगाल और जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वो डेल्टा क्षेत्र कहलाता है, जो पूर्वी तट में स्थित है। यह आपको प्रश्न पूछ सकता है। साथ ही कन्याकुमारी को केप कोरोमनी भी कहा जाता है, ये आप लोग को प्रश्न यहाँ पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि आप लोग जो भी एग्ज़ाम है, कोऑर्डिनेट प्रश्न अगर केरल से पूछता है, मेन स्ट्रीम जो प्रश्न होगा अगर वो छोड़ देता है, और उसके साथ जो आप लोगों को कोऑर्डिनेटेड प्रश्न है, कोरिलेटेड प्रश्न है, अगर वो पूछता है तो इनसे कोई भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। इसी को ध्यान में रख के युक्ति आईएएस आप लोगों को सारे चीज़ों को प्रोवाइड कराता है। तो आप लोग इसे चीज़ ध्यान दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर पसंद आ रहा है। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, युक्ति आईएएस का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर, कोई भी क्यूरी हो दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम जो भी प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप लोग वहाँ से जुड़िए ताकि और भी चीज़ें जो प्रोवाइड कराई जाए उसका आप लोग लाभ ले सकें। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने 14 राज्यों में 116 सीएनजी स्टेशनों का उद्घाटन किया? हु अमंग द फॉलोइंग इन द इंक्लूड द 166 सीएनजी स्टेशन इन द 14 स्टेट्स? तो इसमें कौन से दिए गए हैं, किसने यह किया है, उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव और स्मृति ईरानी। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इनके मंत्रालय का क्या क्या नाम है। यह बार बार प्रश्न आप लोग से पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इनके मंत्रालय का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इतना तो आप लोगों को ध्यान में होगा ही, तो हमें भी थोड़ा बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी, जो आप लोग को शहरी मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनके द्वारा ये किया गया है। जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री भी ये हैं, तो इनके द्वारा ये किया गया है। तो कहाँ क्या है इसे आप लोग देख लीजिए कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान में रखना है सीएनजी स्टेशन किस प्रकार का होगा। जिस प्रकार के अभी आपको पेट्रोल स्टेशन मिलते हैं उस प्रकार के वैसे ही सीएनजी स्टेशन भी होंगे, जहां पर केवल सीएनजी की गाड़ियां चलेगी, जिसमें आप लोग को सर्विस दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। तो भारत के 14 राज्यों में 116 सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के लिए पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा की गई इन सीएनजी स्टेशनों को कौन करेगा? ये कोऑर्डिनेट गेल इंडिया लिमिटेड और इसके समूह की 9 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने इसके साथ देश के 14 राज्यों में 41 भौगोलिक क्षेत्रों में
भौगोलिक क्षेत्र जो होता है, ज्योग्राफिकल जो एरिया होता है उसके लिए स्थापित करेगी। तो इसके साथ ही क्या है, सीएनजी स्टेशनों की संख्या 4500 से अधिक हो गई है। तो वर्तमान में कितनी संख्या है, 4500। ध्यान रखिएगा। इसका लक्ष्य अभी कितना रखा, अगले 2 वर्षों तक 8000 करना है। तो ये आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है, किस मंत्री के द्वारा किया गया, किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है सहयोग, कितने राज्यों में, कितने भौगोलिक क्षेत्रों में, कितनी संख्या वर्तमान में है और लक्ष्य कितना है, ये भी महत्वपूर्ण है। सीएनजी क्या होता है ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। सीएनजी से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ये बहुत से जितने भी लगभग एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर यह प्रश्न इससे होता है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। तो क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो ज्वलनशील गैस है को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने के से बनने वाले तरल को ये सीएनजी कहा जाता है। और प्राकृतिक गैस की तरह यह भी सीएनजी के मुख्य अवयव क्या है, मीथेन है, इथेन है और प्रोपेन है। तो ये आप लोग को प्रश्न में पूछ सकता है। तो ये क्या है, तो आप लोग को प्रश्न में ध्यान में रखना है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए चैनल को शेयर भी किया कीजिए अगर प्रश्न का कलेक्शन सही लग रहा है और चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंट है तो हमारे कोऑपरेट कीजिए, हमें और भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि जो भी हैं आप लोग ही हमें प्रमोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग जरूर देखने को मिलेगा। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में स्वयं को पुलिस ऐप के एफआईआर सेवा से जो युक्त किया है वो कौन है, ये आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। तो इसे ध्यान रखना है। तो कौन है ये, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ऑन पुलिस ऐप एंड EFIR सर्विस इन जुलाई 2020 में आपको 2022 में आपको लॉन्च किया है। तो ये कौन है, तो ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा केरल उत्तर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाइए ताकि क्वेश्चन देखते ही आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए ताकि एक्टिव मोड में काम कर सकें। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन आपको जैसे EFIR जो सेवा है उत्तराखंड पुलिस ऐप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सबसे पहले ध्यान रखना है पुष्कर सिंह धामी यहाँ के CM है। तो राज्यपाल कौन है आप लोग बताइए, राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। सब प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। राज्य पुलिस की 5 ऑनलाइन सेवाएं पुलिस ऐप में एकीकृत की गई हैं। जैसे आप लोगों को ये आगे बताया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस ऐप में अब वे सभी ऑनलाइन सेवाएं शामिल है जो राज्य पुलिस आम जनता को प्रदान करे। जैसे लक्ष्य नशा मुक्त उत्तराखंड, मेरी यात्रा। देखिए प्रश्न ये भी पूछ सकता है मेरी यात्रा नामक ऐप या सेवा किस राज्य द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो यह मेरी यात्रा किसके द्वारा कराया, तो उत्तराखंड के द्वारा। गौरा शक्ति किसके द्वारा, ट्रैफिक आई और पब्लिक आई। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण योजना ये लोग उत्तराखंड सरकार की है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। देखिए यहीं से आप लोगों को 4 से 5 प्रश्न उभर के सामने आएंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंट हो सकता है। गौरी शक्ति, ट्रैफिक आई, पब्लिक आई या मेरी यात्रा, ये आप लोगों को किस स्टेट ने शुरू किया है, तो उत्तराखंड स्टेट ने। उत्तराखंड स्टेट के बारे में कुछ यहाँ पर देखिए मैप में दिया गया है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ग्रेडियन हिमालय किस उत्तराखंड के किस ज़िले से होकर गुजरती है, ये कितनी बार आप लोगों को बताए। ट्रांस हिमालय कहाँ से गुजर कर जाता है, इसका पीक आवर क्या आता है। इसे जब PDF आप लोगों को मिलेगा तो इसे ज़रूर बेहतर तरीके से देखिएगा ताकि जो भी एग्ज़ाम हो, देखिए जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सके। अगर उत्तराखंड से प्रश्न पूछ रहा है, उत्तराखंड से करंट बना रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उत्तराखंड के इस करंट को ही शामिल करें। उससे कोऑर्डिनेट जो प्रश्न बनते हैं उभरते हैं, जो भी चीज़ें संबंधित रहती हैं तो वो आपको प्रश्न में शामिल किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो UPSC आप लोग के लिए यही प्रोवाइड कराता है कि कोऑर्डिनेट मेन स्ट्रीम जो प्रश्न है वो भी आप लोग को दिया जाए, साथ में कोऑर्डिनेट प्रश्न भी, ताकि दोनों का आप लोग समावेश बनाकर चीज़ों को तैयारी कर सकें। तो इस मैप को अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा ताकि और भी बेहतर तरीके से काम किया जा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 4था नंबर प्रश्न है। देखिए 4था नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए ध्यान रखिएगा ये 2022 में दिया गया, पर पुरस्कार किस वर्ष के लिए दिया गया, 2021 के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन
ऑनर्ड विथ द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। तो ये ऑप्शन दिया मिर्जा, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी बबलू बावेजा और ऑप्शन डी शेख अब्दुल्ला। तो ये किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर है, सही उत्तर है ऑप्शन ए दिया मिर्जा। तो ध्यान रखिएगा, इसके साथ एक और व्यक्ति को दिए गए तो उन्हें भी आप लोगों को प्रश्न में शामिल कर सकता है, तो इसे ध्यान रखिए। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, और आप लोग तैयारी बेफिक्र होकर करिए। जो भी चीज़ें दी जा रही है वो एग्ज़ाम ओरिएंट दी जा रही है, और इससे बाहर जो चीज़ें होती हैं आप लोगों को चीज़ें नहीं करनी है, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को ध्यान में रखकर तैयारी कराई जा रही है। आप लोग कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम दीजिए। जिनका स्कोर पहले 50 होता था, गारंटी है आप लोग उसको 90 या 90 लेके गए हैं इस बार। पिछले बार 67 बीपीएससी जो हुआ था। साथ में आप लोगों को जिनका स्कोर पहले 80 होता था वो अभी 100 के आसपास आए हैं, तो आप लोग का रिज़ल्ट ज़रूर हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, ताकि हम लोग भी बेहतर तरीके से काम कीजिए, हमारा सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि आप लोग आगे बढ़ सके। देखिए ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP को राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत जो सुश्री दिया मिर्जा जो है, पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सर्वप्रथम याद रखना है, दिया मिर्जा और अफरोज शाह दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार 2021 के लिए सामाजिक न्याय के संदर्भ में दिया गया है। कौन सी सरकार देती है? महाराष्ट्र सरकार देती है। तो राज्यपाल कौन है? माननीय भगत सिंह कोश्यारी हैं, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल। हाल ही में बहुत चर्चा रहा है महाराष्ट्र, तो प्रश्न वहाँ से भी बनता है। इस प्रकार से प्रश्न आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछ सकता है। कहाँ दिए? राज्यपाल अपने भवन में दिए, मुंबई अर्थात मुंबई में दिया है, यह पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखना है, दिया मिर्जा क्या UNEP की एक सद्भावना राजदूत के रूप में कार्य किए, उन्हें सम्मानित किया गया। और अफरोज शाह जो है वो भारत में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री तट की सफाई आंदोलन से जुड़े हुए एक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है, दिया मिर्जा किससे संबंधित है? तो UNEP। और UNEP कौन नहीं जानता संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में, तो इसे आप लोग ध्यान रखिए। इस पर कितनी बार ही हम लोग चर्चा किए हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिए, बस टॉपिक को आप लोग को प्रश्न कवर होगा। और महाराष्ट्र के वर्तमान जो मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, तो आप लोग इनसे संबंधित जो भी हालिया घटना चक्र हुआ है तो एक बार जरूर नज़र रखिएगा, प्रश्न उभर कर सामने आ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को है 5वां नंबर प्रश्न। आप लोग प्रश्न को शेयर कर सकते हैं। आप लोग PDF जो भी आता है अपने को, जो भी सर्किल है वहाँ शेयर कीजिए, ग्रुप को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। और उम्मीद भी युक्ति IAS आप लोग से करता है कि आप लोग को जो सेवाएं दी जा रही है, जो इस रूप से हम लोग प्लान बनाए हुए थे, तो बिना आप लोग के सपोर्ट हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यहाँ टू दी पॉइंट बात होती है, एग्ज़ाम ओरिएंट बात होती है। बहुत से स्टूडेंटों को लगता होगा कि यहाँ केवल उन चीज़ों पर ही फोकस किया जाता है, कम मात्राएं डिलीवर किया जाता है, कम मटेरियल दिया जाता है, पर जो भी दिया जाता है एग्ज़ाम ओरिएंट होता है। उससे जो चीज़ें दी जाती है डायरेक्ट प्रश्न में देखने को मिलता है। वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, कितने प्रश्न किस एग्ज़ाम में आए हैं, तो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। और लास्ट आप पूरा वीडियो देखने के बाद 67 का जो कैंसिल एग्ज़ाम हुआ है उसको मिलाइएगा उसके प्रश्न से, तो कितने प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग आगे बढ़े हैं, और धीरे धीरे हम लोग भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट 5वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अंतरिम राष्ट्रपति क्या होता है, या अंतरिम कोई व्यक्ति रूप से जुड़ता है शब्द, वो क्या होता है? जो ओरिजिनल पद है उसके लिए कुछ समय के लिए उसका पदभार संभालता है, उसको अंतरिम कहा जाता है। कोई भी पद, मान लिया अंतरिम प्रधानमंत्री रहा, अंतरिम राज्यपाल रहे, अंतरिम राष्ट्रपति रहे, तो इस प्रकार के जब भी शब्द होंगे यूज़ होंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ समय के लिए यह है, उसके बाद तत्काल रूप से कोई दूसरा व्यक्ति चुन के आएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महिंद्रा यापा अभय वर्धने, याद रखिएगा ये ऑप्शन। ऑप्शन बी जयंत जयसूर्या, ऑप्शन सी गोटबाया राजपक्षे, ऑप्शन डी रालिन विक्रमसिंघे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रालिन विक्रमसिंघे को बनाया गया है, अंतिम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। कल इसका 20 जुलाई को ही इसका राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, तो ये कौन चुन के आएंगे वो देखना होगा, वो वीक प्रश्न बनेगा। और महिला जो महिंद्रा यापा अभय वर्धने जो हैं वर्तमान वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उन्होंने यह शपथ दिलाई है, तो इसलिए ऑप्शन में वो शामिल था, तो आप लोग ध्यान में रखना है।
देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का चयन जो होगा विशेष प्रावधान जो वहाँ के राष्ट्रपति संविधान है, श्रीलंका के संविधान के विशेष प्रावधान अधिनियम 1981 से होगा और संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। तो प्रश्न हो सकता है आप लोग को ये भी ऑप्शन में देखने को मिल जाए। तो विशेष प्रावधान अधिनियम 1981 और अनुच्छेद कितना है 40 है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आंसर। एक्टिव मोड में जो व्यक्ति हैं, जो स्टूडेंट है, वो ज़रूर दें ताकि उससे आप लोग को बहुत सा फायदा हो। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ याद रखना है, गोटबाया राजपक्षे जो पूर्व राष्ट्रपति जो देश छोड़कर भागे, वो सबसे पहले कहाँ गए थे? मालदीव गए थे, उसके बाद सिंगापुर गए हैं। तो यह प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है। जो भी भगोड़े लोग होते हैं, भगोड़े पद पर जो संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं और वो किसी वर्ष अपने देश को छोड़ते हैं, तो उसके बाद प्रश्न उभर के सामने आते हैं। जैसे अफगानिस्तान के मामले में देखने को मिला था, तो प्रश्न वहाँ से उभर के एग्ज़ाम में देखने को मिला था। साथ ही यह मैप दिया गया श्रीलंका का। तो ये सब देखिए, कोलंबो इसकी यहाँ पर राजधानी से संबंधित दिया गया है। उसके बाद गल्फ ऑफ बेंगलियन जो सी है उसके पर तट पर कौन कौन से शहर है, पाक जलडमरू कहाँ पर है। तो आप लोग को ये सब प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये सब प्रश्न आप लोग को ध्यान में रखना है। कोऑर्डिनेटेड प्रश्न आप लोग को कवर हो जाना चाहिए। तो मैप को अच्छे तरीके से आप लोग PDF में देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न आपको ना छूटे और ध्यान में रहे हर चीज़। नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये भी आप लोगों को प्रश्न आप लोग को ध्यान में रख सकता है। नेशनल पार्क कहाँ है, नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन कौन सा नेशनल पार्क है, सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ कवर, क्योंकि सारी चीज़ों को अगर हम लोग कवर करते रहें तो समय ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और विस्तृत हो जाएगा, तो आप लोग बोर हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी PDF आप लोगों को दिया जाएगा तो ग्रुप में दिया जाता है, तो ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइए, वहाँ पर इन सब चीज़ों को कवर कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ बस आप लोगों को हिंट्स दे दूँगा किस चीज़ को कवर करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शहर SCO बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है भारत की दृष्टि से, पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी SCO की। Which city will be first cultural and tourism capital of SCO? संघाई संगठन जो जिसका नाम है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अहमदाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी रामेश्वरम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वाराणसी होगा। वाराणसी जो वर्तमान जो हमारे PM है उनके क्षेत्र भी है, लोकसभा क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे कोऑर्डिनेटेड आप लोग को ध्यान रखना है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर जो वाराणसी है को संघाई सहयोग संगठन ने पहली बार सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। और 21 वर्ष के लिए होगा, ये भी ध्यान रखना है। 2022-23 के लिए रहेगा ये वर्ष, वित्तीय वर्ष याद रखिएगा 2022-23 के लिए। जो संघाई सहयोग संगठन है वो 8 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। तो प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है कौन सा संगठन यह है? यह आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। नेक्स्ट है जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। देखिए यहाँ पर नाम दिया हुआ सारे राष्ट्रों का मेंबर जो है, मेंबर जो ऑथेंटिक मेंबर है ऑफ संघाई के, उसके नाम है, और विशेष जो देश है उसके नाम यहाँ दिए गए हैं। तो सारे का मैप में आप लोग अफगानिस्तान, बहरीन, ईरान और मंगोलिया का नाम यहाँ पर दिया गया है। साथ में डायलॉग पार्टनर के भी नाम दिए गए हैं। तो ये प्रश्न आपको पूछ सकता है। और गेस्ट जो होते हैं, गेस्ट कंट्री कौन कौन से हैं, तो गेस्ट संस्थाएँ कौन कौन सी है यहाँ पर पूछ सकता है आपको। आसियान है, तुर्कमेनिस्तान है, CIS है, UN है। तो आपको गेस्ट फैकल्टी कहने का मतलब ये होता है कि रेगुलर जो कंट्री है उसके अतिरिक्त भी और लोगों को समय समय पर आकर इस संगठन में अपनी राय और अपने चीज़ों को सेवाएं देने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि इसका मानना ना मानना इस संगठन के मूल जो संविधान होगा, जो मूल देश होंगे उस पर डिपेंड करता है, पर इनकी सभाओं में भाग ले सकता है। और आपको डायलॉग पार्टनर भी इसमें भाग ले सकता है। उस पर निर्णय कानून जो भी होगा मूल रूप से इन्हीं 8 देशों के द्वारा निर्धारित होता है। और जो आपको ओवरसियर देश है इसकी बैठक में भाग ले सकता है, राय दे सकता है और चीज़ों को समझ सकता है, अपने देशों में इम्प्लीमेंट कर सकता है। पर उसकी राय को मानना ना मानना इस संगठन के मेंबर स्टेट पर डिपेंड करता है।
तो चलिए नेक्स्ट इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है। एससीओ बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, तो आप लोग को इसको कवर कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 7वां नंबर प्रश्न क्या है। 7वां नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? फर्स्ट केस है ऐसा है, तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए केरल। केरल जो भारत का एक क्षेत्र राज्य है, तो वहाँ पर मंकी पॉक्स आप लोगों को एक पुष्टि हुई है। ये क्या होता है मंकी पॉक्स बीमारी? देखिए किस प्रकार से मंकी पॉक्स में इसके शरीरों में दाने दाने निकल जाता है, वहाँ पर पस होता है। इस प्रकार देखिए आपको हाथों में होगा, शरीर में होगा इसके वायरस के निशान, अर्थात इसे आप इसको चिकन पॉक्स का जो लक्षण होता है सेम टू सेम उसके हल्के लक्षण देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। तो आप लोग को याद रखना है कहाँ से ये आया है पहला मामला, तो ये भी स्टेट आप लोग को पूछ सकता है। संयुक्त अरब अमीरात से लौटे एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, जिससे भारत में मंकी पॉक्स के पहले केस की पुष्टि हुई, जो केरल राज्य का नागरिक है, केरल का निवासी है। वहाँ से आप लोगों को आपको देखने को मिला है। और मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी जो मंकी पॉक्स वायरस का संक्रमण होता है। और मंकी पॉक्स वायरस जो पॉक्स वायरडिया परिवार का ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित रहता है, एक प्रकार है। इस प्रकार को आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है। ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस एक वेरियोला वायरस जो चेचक के कारण बनता है, चेचक के लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं, उसके समूह का है। मनुष्य से मंकी पॉक्स के लक्षण चेचक के लक्षणों के समान लेकिन हल्के होते हैं। चेचक में जो लक्षण होता है जिसमें शरीर में दाना दाना आ जाना, उसमें थोड़ा सा पानी पश भर जाना, उसके बाद तेज़ बुखार होना, ठंड लगना, इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वही लक्षण इसमें भी होते हैं, पर हल्के होते हैं। तो ध्यान रखना लंबी अवधि में होगा तो यह बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो मंकी पॉक्स है, जितने भी वायरस से बीमारी है उसका आप लिस्ट दिया हुआ था लास्ट वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, वहाँ पर बहुत से वायरस का नाम दिया गया है, तो आप लोग इसे रेगुलर देखते रहिए। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। आप लोग चैनल को शेयर भी किया करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न लोग 8वां पे आते हैं और देखते हैं 8वें में क्या प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो NHA ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैथकॉन श्रृंखला के तहत अपना पहला हैथकॉन आयोजित किया है? तो यह कब किया है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण? आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 10 से 14 जुलाई 2022, 12 से 15 जुलाई 2022, 13 से 16 जुलाई 2022 और ऑप्शन डी 14 से 17 जुलाई 2022। तो इसका ऑप्शन डी ही सही होगा। 14 से 17 जुलाई अर्थात कल तक यह पहली श्रृंखला आयोजित की गई है, जो बहुत से संबंधित कार्य आयुष्मान भारत से संबंधित कार्य कर रहा है, उसके जागरूकता अभियान चलाने के लिए। और आयुष्मान भारत पर कितनी ही विस्तृत बातें की गई है। आपको टेलीग्राम पर, फेसबुक पर बहुत से आयुष्मान भारत से संबंधित डाटा शेयर किया गया है, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसे कोऑर्डिनेट करके आप लोग इस चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। जो भी डाटा आयुष्मान भारत के संबंध में है कर दिया गया है वहाँ पर शेयर, आप लोग जरूर देखिएगा। तो यह श्रृंखला राउंड फर्स्ट है कि स्टार्टिंग यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस UHI के विषय के साथ यह शुरू किया गया। तो ध्यान रखिएगा इसका विषय या थीम क्या है, तो किक स्टार्टिंग यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस के नाम से यह किया गया है 14 से 17 जुलाई 2022। और संबंधित जो है आयुष्मान भारत, तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इसके संबंधित बहुत से चीज़ों को शेयर किया गया, जाकर वहाँ देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, जो भी एग्जाम होगा। टेलीविज़न श्रृंखला स्वराज भारत में स्वतंत्रता संग्राम की एक समग्र गाथा के ट्रेलर की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? यह पहले भी श्रृंखला चलती थी DD न्यूज़ पर, तो यह श्रृंखला पुनः आरंभ की गई है। तो यह ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। द ट्रेलर ऑफ द टेलीविज़न सीरीज स्वराज द हिस्टोरिकल जो सेगमेंट है इसमें सागा ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बारे में आप लोग को यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो कौन है लॉन्च करता, कौन है, किनके द्वारा ये किया गया? तो M वेंकैया नायडू, शिवराज सिंह, अनुराग ठाकुर और एकनाथ शिंदे। तो ये किनके द्वारा किया गया है? तो यह
आपको ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर जो संचार मंत्री हैं उनके द्वारा यह किया गया है। तो यह ध्यान रखना है, यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। स्वराज दूरदर्शन की नई परिस्थिति होगी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समग्र गाथा जो है इसका बैनर ये है। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो दूरदर्शन सीरीज 14 अगस्त को यह शुरू होगा। तो कब से अगस्त होगा? 14 अगस्त से आप लोग को नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाएगा। ये 75 एपिसोडों का सीरीज नाटक श्रृंखला मुक्ति योद्धा और स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम जो नायक है उनके योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। क्यों यह महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण। मेन जो स्ट्रीम मीडिया होता है या मेन स्ट्रीम जो राइटिंग होता है वो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संदर्भ में ही रह जाता है, उनके संबंधित न्यूज़ों को कवर करने में, उनके बारे में लिखने के लिए। और स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से ऐसे नायक नायिका हैं जिन्होंने गुमनाम रूप से भारत के स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है, उन्हें भी उभर कर सामने आने की ज़रूरत है, उनको लाने की ज़रूरत है। इसलिए दूरदर्शन सरकार, भारत सरकार के द्वारा दूरदर्शन के इस माध्यम प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए स्वराज के संदर्भ में एक नवीन प्रस्तुति लाई जा रही है। ज़रूर आप लोग इसे देखिएगा, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगा। ऐसे यह प्रोग्राम पहले भी चला करता था, तो इसे देख सकते हैं आप लोग। आज के सीरीज़ का लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं। देखिए 30 मिनट का वीडियो है, इसलिए मैं बोलता हूँ उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ कवर करता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ें आपको टेलीग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के जो कम्युनिटी है सेक्शन में दिया जाता है, आप लोग ज़रूर जाके देखिए। कम्युनिटी सेक्शन तो युक्ति है इसका, यूट्यूब का जो कम्युनिटी सेक्शन उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें आप लोग को पिक्चर अपलोड किया जाता है, जो यहाँ पर छूट जाता है आप लोग को वहाँ अपलोड किया जाता है, ताकि आप लोग जाके देखिए, उसे आप लोग सीखिए, बहुत सी चीज़ें कवर हो जाए। युक्ति IAS केवल उन्हीं चीज़ों को लेकर आता है जो आप लोग एग्ज़ाम ओरिएंट हो, टू दी पॉइंट बात करता हो। तो इन सब चीज़ों को जो बहुत से चलते हैं उन सब चीज़ों को हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो हम लोग को कोऑपरेट कीजिए ताकि और भी लोग हम लोग जुड़ सकें। चैनल को जरूर शेयर कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिए ताकि एक्टिव मोड में आप लोग भी काम कर सकें। तो चलिए 10वां प्रश्न आज के करंट अफेयर्स का। ई नाम प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई नाम प्लेटफॉर्म इज द रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? किसान उत्पादकों का संगठन, प्लेटफॉर्म्स, ऑप्शन सी केवल ए और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही क्या होगा? किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, दोनों से संबंधित है, किसान उत्पादक संगठनों से भी। प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स ये कॉन्सेप्ट है, पॉप इसका कॉन्सेप्ट है, प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म उससे भी संबंधित है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना, प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए कर्नाटक में या कर्नाटक राज्य से अगर पूछा या तो बेंगलुरु से यह प्रारंभ किया गया, यह भी आपसे पूछ सकता है। राज्य कृषि बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन हुआ था, तो कहाँ हुआ था यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। राज्य कृषि बागवानी मंत्रियों का सम्मेलन तो कहाँ? कर्नाटक में या बेंगलुरु में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अभी कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। उनके राष्ट्रीय जो कृषि बाजार है ई नाम से, उनके तहत प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स POP का अनावरण किया गया, जिसमें 1018 किसान उत्पादक संगठनों, याद रखिएगा FPO, कितने FPO? 1018 के साथ 37 करोड़ रुपए की अधिक इक्विटी अनुदान मिला, जिससे 3.5 लाख किसानों को मदद मिलेगी और यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसके संदर्भ में देखिए ई नाम के संदर्भ में बहुत से राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है ई नाम, उसके संदर्भ में बहुत से आप लोगों को न्यूज़ कवर किया गया पहले, उसके जो भी करंट है उसको कवर किया गया, स्टेट पार्ट्स का कवर किया गया। आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसे ज़रूर देखिएगा, उसे ज़रूर आप लोग उससे सीखिएगा। देखिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों से भी करवाइए, अपने जितने भी सर्किल में सभी लोग, अगर जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं अगर वो 10-10 स्टूडेंट को भी कवर करते हैं तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी और हम एक अच्छे सम्मानित स्तर पर पहुंच जाएंगे, ताकि लोग हमें भी थोड़ा सीरियस लें। देखिए मैं दिल की बात बता रहा हूं यहाँ पर कि जो संख्या में अधिक दिखता है वही यहाँ बिकता है। कहने का मतलब है अगर मैं कुछ भी आप लोग को बेहतर दे रहा हूँ, उसके लिए आप लोग को संख्या आप लोग पर ही डिपेंड करेगा। अगर मुझे अब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्द हम लोग बेहतर तरीके से उभर कर सामने आएंगे। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए और अपेक्षा भी किया जाता है।
तो आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। विजिट है कीजिएगा युक्ति आईएएस पर, जो भी चीज़ें दी गई हैं सभी चीज़ों को आप लोग यूज़ कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं और जो भी नई चीज़ें करंट है उसको हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।